हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का 11 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 66 टॉपिक हम प्रीवियस 10 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे एयरोनॉमी के बारे में। देन हम एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी श्री अरविंदो घोष जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे ये टूल किट किसके द्वारा रिलीज की गई है। एक स्कीम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में देखेंगे। एक वायरस ह्यूमन पैप्लोमा वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन एयरोनॉमी से संबंधित है, जिसमें आपसे कहा गया है कि ये टर्म अभी न्यूज में रही, तो ये किससे संबंधित है। क्या ये आपकी जो मोशन ऑफ द एयर है, जब वह अफेक्ट करती है सॉलिड ऑब्जेक्ट को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बताती है। सेकंड में आपसे कहा गया है कि जो एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज होती है, क्या उससे संबंधित है, या जो आपके जो जीरो प्रेशर जो कंडीशंस क्रिएट की जाती है, क्या उससे संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो अपर एटमॉस्फेरिक रीजन की जो अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेरिक जो रीजन है, क्या उसकी स्टडी को ये बताता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो आपका जो एयरोनॉमी टर्म है, ये आपकी जो स्टडी ऑफ द जो अर्थ की जो अपर एटमॉस्फेरिक जो रीजन है, उसकी स्टडी को ये संदर्भित करता है। जो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है एयरोनॉमी के अंतर्गत। अगर हम बात करें ये अभी चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसरो के द्वारा इसमें इनिशिएटिव लिया गया है कि वीनस पे जो मिशन भेजना है उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए, साथ ही साथ एयरोनॉमी स्टडीज भी इसके अंतर्गत इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया है। अगर हम बात करें एयरोनॉमी की, तो ये रेफर करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जो अपर एटमॉस्फेरिक रीजन है, जो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल रीजन है, उसकी स्टडी को, साथ ही साथ अदर जो सोलर सिस्टम जो बॉडीज होती हैं उनकी स्टडीज को। इसके अंतर्गत जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, डेंसिटी है, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, किस केमिकल उससे बना हुआ है, क्या किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर हो रही हैं, या इसके अलावा जो ऑरास जो बनते हैं, जो आपके नॉर्थ पोल पर जो ऑरा बॉरियल्स बनते हैं और जो साउथ पोल पर जो ऑरा ऑस्ट्रेलियल्स बनते हैं, तो उसकी स्टडीज़ करती है। एयर ग्लो की स्टडीज़ करती है, आयनोस्फीयर के बारे में बताती है। साथ ही साथ जो वैन एलन जो रेडिएशन बेल्ट बनते हैं, अगर हम बात करें वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की, तो ये एक तरीके का जोन होता है जिसमें कई सारे एनर्जेटिक जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वह इसके अंतर्गत होते हैं। जब सोलर विंड हमारी जो पृथ्वी की अगर हम बात करें, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जो चारों तरफ, उसके मैग्नेटोस्फीयर में जब वह अटैक करती है, एक तरीके से सोलर विंड उससे टकराती है, तो एक तरीके से एक जोन बन जाता है और इस तरीके के दो बेल्ट उसके अंतर्गत जनरेट हो जाते हैं। जो अंदर वाला बेल्ट है, इसको इनर रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है, और जो आउटर जो रेडिएशन बेल्ट, इसके अंतर्गत दो बेल्ट इसके अंतर्गत बने होते हैं। अदर बेल्ट भी इसमें बनते और बिगड़ते इसके अंतर्गत रहते हैं, यानी कि वे टेम्परेरी रूप से बनते हैं और टेम्परेरी रूप से वे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये दो बेल्ट हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये स्टडी करता है कॉस्मिक रेस, रेडियो एक्टिव, फोटोकेमिकल जो फिनोमिनान्स हैं उनकी, साथ ही साथ ये केमिस्ट्री के बारे में बताता है, उसकी अपर स्टडी की, डायनेमिक्स, एनर्जी बैलेंस जिसकी आपकी न्यूट्रल है या कोई आपकी जो चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा एनर्जी बैलेंस हो रहा है, तो इसके बारे में स्टडी की जाती है एयरोनॉमी के अंतर्गत, जो कि आपकी जो अपर एटमॉस्फेयर है अर्थ की, उसके बारे में स्टडी करती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एयरोनॉमी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री अरविंदो घोष से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक लीडिंग फिगर थे जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उसके स्वतंत्रता आंदोलन में। साथ ही साथ इन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे इंग्लिश न्यूज़पेपर वंदे मातरम में, और इन्होंने वीकली इंग्लिश जर्नल प्रकाशित किया था, टाइटल उसका था धर्मा। सेकंड में कहा गया है कि ये एक फाउंडर थे जो यूथ क्लब बनाई गई थी अनुशीलन समिति 1902 में, उसके साथ ही साथ ये जो मणिकोटला जो बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें भी इनको चार्ज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एसेज ऑन गीता है, ऑन द जो वेदास पे लिखी गई है, ऑन द वेदास एंड द स्वदेशी एंड जो स्वराज है, जो ऐसी कुछ बुक्स हैं जो कि उनके द्वारा लिखी गई है।
तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि वे लीडिंग फिगर्स थे जो फ्रीडम मूवमेंट के, स्वतंत्रता आंदोलन के, और उन्होंने आर्टिकल्स लिखते थे इंग्लिश न्यूज़पेपर वंदे मातरम में। साथ ही साथ स्टार्ट किया था एक वीकली जनरल टाइटल जिसका था धर्मा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जो आपका जो वीकली जो जनरल था ये इंग्लिश का नहीं बल्कि बंगाली का जनरल था, और जिसको धर्मा के नाम से जानते थे। जबकि वंदे मातरम था वह इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसमें ये आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो ये इसलिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश का नहीं बल्कि बंगाली का जनरल था। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक वन ऑफ द फाउंडर थे जो यूथ क्लब था अनुशीलन समिति, जो कि 1902 में इसका गठन किया गया था। तो उसके ये फाउंडर थे। साथ ही साथ इनको मणिकोटला जो बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके अंतर्गत इनको चार्ज, इसके अंतर्गत आरोप उन पर लगाया गया था। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि जो एसेज ऑन गीता, ऑन द वेदा और जो स्वदेशी एंड स्वराज कुछ ऐसी बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई। तो इनके द्वारा एसेज ऑन गीता लिखा गया है, ऑन द वेदास इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो स्वदेशी और स्वराज हैं ये आपके बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखे गए हैं, ना कि आपके श्री अरविंदो घोष के द्वारा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी इसके अंतर्गत रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा C2 ओनली। चलिए जान लेते हैं, ये अभी पीएम ने एड्रेस किया है इनके प्रोग्राम को, जो कि श्री अरविंदो की 158th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है भारत इस वर्ष। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। 5 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हुई। इनका जो जन्म हुआ था वह कैलकाटा में हुआ था। और जो श्री अरविंदो थे एक फ्रीडम फाइटर भी थे, एक फिलोसफर थे और एक योगी के रूप में भी वह जाने जाते थे। इसके अलावा लंदन में उन्होंने ज्वाइन किया था एक सीक्रेट सोसाइटी को जिसका नाम था लोटस एंड डैगर, और जो वर्किंग इंडिया की जो कि वर्क करती थी इंडिया की फ्रीडम के लिए। तो इस सोसाइटी का नाम क्या था? लोटस एंड डैगर। इसके अलावा इन इंडिया ये इन्होंने ज्वाइन किया था स्टेट सर्विसेज को, जो महाराजा ऑफ बड़ौदा की जो सयाजी राव गायकवाड़ थे, जो थर्ड सयाजी राव गायकवाड़, उनकी स्टेट सर्विसेज को इन्होंने ज्वाइन किया था भारत में। साथ ही साथ आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया तो इन्होंने ज्वाइन कर ली इंडियन नेशनल कांग्रेस को। साथ ही साथ ये एक्टिव रहे 1910 तक। इसके बाद जब तक उनकी जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी वह इसके अंतर्गत बंद हो गई, और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी उनकी, वह आध्यात्मिक रूप से वह आगे बढ़े, और उन्होंने रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी पुदुचेरी के एक उन्होंने आश्रम बनाया, औरोविले आश्रम, वहीं पर उन्होंने अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने वहाँ पर गुजारी एक आध्यात्मिक रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक लीडिंग फिगर थे फ्रीडम मूवमेंट के, स्वतंत्रता आंदोलन के, और ये इन्होंने कई सारे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे वंदे मातरम में। और इनका जो एक्विटल हुआ था, इन पर जो आरोप लगाया था अलीपुर बॉम्ब केस में। और इसके अलावा श्री अरविंदो ने लॉन्च किया था कर्म योगिन, जो कि एक वीकली इंग्लिश जर्नल था। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो कर्मयोगी था वीकली इंग्लिश जर्नल था। इसके अलावा जो वीकली रिव्यू किया जाता था नेशनल रिलीजन्स का, लिटरेचर का, साइंस एंड फिलॉसफी का, इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो श्री अरविंदो ने इसमें लॉन्च किया था धर्मा को, जो कि एक वीकली बंगाली जर्नल था। तो जो कर्मयोगी था वह इंग्लिश जर्नल था, और ये जो धर्मा था वह आपका बंगाली जर्नल था। इसके अलावा ये फाउंडर थे, एक वन ऑफ द फाउंडर थे अनुशीलन समिति के, जो कि 1902 में इसका गठन किया गया था। और जिन्होंने जो एक तरीके से प्रोटेस्ट किया था, जो एट्रोसिटीज, जो अत्याचार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे थे उसके खिलाफ। साथ ही साथ इनको जो चार्ज किया गया अलीपुर बॉम्ब केस में, जो कि 1906 के अंतर्गत ये केस चला, और इसके लिए इनको जेल की भी सेंटेंस भी की गई। साथ ही साथ जो उनका जो मुरारी पुकर जो कॉन्स्पिरेसी और जो मणिकपोटला जो बॉम्ब केस हुआ था उसके अंतर्गत भी उनको चार्ज किया गया था। इसके अलावा उनके जो वर्क्स की बात करें तो एसेज ऑन गीता उनके द्वारा लिखा गया 1922 में, लाइफ डिवाइन उनके द्वारा लिखा गया। साथ ही साथ ये एक जो आपकी कलेक्टेड ऑफ जो पोइम्स हैं, प्लेस है, उसको उन्होंने कलेक्शन एक तैयार किया। सिंथेसिस ऑफ योगा पे उन्होंने बात की, ह्यूमन साइकिल्स लिखा, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखा, सावित्री आ लेजेंड ऑफ सिंबल ऑफ 1950 इन्होंने लिखा। साथ ही साथ ऑन द वेदा भी इनके द्वारा लिखा गया। तो इस बार के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड ऑफ पोइम्स एंड प्लेस, सिंथेसिस ऑफ योगा, ह्यूमन साइकिल्स, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री आ लेजेंड ऑफ सिंबल,
ऑन द बेदा भी इनके द्वारा लिखे गए। लेकिन जो हमने बात की थी स्वदेशी और स्वराज की, तो ये लिखी गई हैं बिपिन चंद्रा पाल के द्वारा। इसके अलावा कर्मयोगी और धर्म जनरल भी इनके द्वारा लिखे गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ल्ड बैंक, यूएन वुमेन, केयर इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें ये जो टूल किट जो रिलीज की गई है वे रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो इसमें जो टूल किट लॉन्च की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया है टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया, जिसका उद्देश्य यह है कि ये सजेस्ट करे इस तरीके के मार्ग को कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडियन सिटीज के अंतर्गत जो ये वुमेन्स के लिए, वुमेन के ट्रैवल करने के लिए, उनकी यात्रा करने के लिए उसको समावेशी बनाया जा सके। ये जो टूल किट है ये बल देती है, एम्फेसाइज करती है कि जो इम्पोर्टेंस है जिसमें आपको जेंडर लेंस से भी देखना चाहिए कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय। साथ ही साथ इसमें जो वेरियस रिकमेंडेशन दी गई हैं, इंटरवेंशंस लेने चाहिए जिससे कि जो वुमेन के लिए जो ट्रैवल करना, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है वह सेफर हो सके, स्पेशली फॉर द वुमेन। साथ ही साथ जो आपकी 50 केस स्टडीज और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनाई गई हैं, जो एफर्ट्स अपनाए गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वह भी इसके अंतर्गत दिए गए हुए हैं। साथ ही साथ जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें भारत में अपनाया जा सकता है। तो ये टूल किट किसके द्वारा रिलीज की गई है? ये रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, कि जो इंटीग्रेटेड, जो आपकी समग्र रूप से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित करना विलेज लेवल पे थ्रू एक कन्वर्जेंस अप्रोच के साथ, अभिसरण दृष्टिकोण के साथ। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो विलेज डेवलपमेंट जो प्लान है ये प्रिपेयर किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत, और ये प्रिपेयर किया जाता है आपकी कंसल्टेशन करके जो विलेज लेवल पे ग्राम सभा के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें जो 100% ग्रांट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, कि इंटीग्रेटेड आपको सामाजिक आर्थिक विकास करना है, जो कि इन द सिलेक्टेड विलेज के अंतर्गत इसमें क्या अप्रोच अपनाना है? कन्वर्जेंस इसके अंतर्गत अप्रोच अपनाना है, एक अभिसरण अप्रोच इसके अंतर्गत अपनाना है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो विलेज डेवलपमेंट प्लान है किसी भी विलेज के लिए बनाए जाएंगे तो ये वहाँ की जो ग्राम सभा है उससे कंसल्ट के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें जो 100% ग्रांट दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो ये इसमें जो 100% ग्रांट तो दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा, लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है बल्कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हालांकि इसमें 100% ग्रांट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसी स्कीम को तो आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहा जाता है, लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं बल्कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें से 100% ग्रांट दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रही। ये एक अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की, तो एक सप्लीमेंट एफर्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट का कि ये डेवलपमेंट कर सके जो वेलफेयर जो ट्राइबल पीपल हैं और जो इनको स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए जो सेंट्रली ट्राइबल जो सब प्लान्स जो बनाए गए हैं उसके अंतर्गत। और इसका जो उद्देश्य है कि उनके बीच में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज लेवल पर जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके बीच में जो अंतर है उसको दूर किया जा सके। ट्राइबल पॉपुलेशन को भी इसके अंतर्गत उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने चाहिए, वह इसके अंतर्गत उन्हें दिए जाएं। इसके अलावा जो कई सारी योजनाएं जो ट्राइबल के लिए चल रही हैं उसको इसमें कन्वर्स करने की इसमें दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। अगर हम बात करें इसमें जो न्यू अप्रोच क्या अपनाई गई है कि जो
आपकी ज़रूरत क्या है, उसके बीच में गैप्स क्या हैं उसके बारे में, और इसमें मॉनिटरेबल जो इंडिकेटर्स हैं वह आपकी जो नीड असेसमेंट एक्सरसाइज इसके अंतर्गत की जाएगी। उन मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स के आधार पर आपकी उसमें ज़रूरतें फाइंड की जाएंगी और उनके बीच में अंतर देखा जाएगा कि क्या मिलना चाहिए था और क्या नहीं मिला है। इसके अलावा जो ब्लेज जो डेवलपमेंट जो प्लान है ये आपके इस तरीके के डेटा कलेक्ट करेंगे और जो नीड असेसमेंट एक्सरसाइज की जाएगी इनके आधार पर की जाएगी। प्रधानमंत्री जो आदि ग्राम जो योजना है इसके अंतर्गत एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म है जो कन्वर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन करता है। जो अदर स्कीम्स चल रही हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए, तो उनको कन्वर्स करके एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो इसके जो ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें जो ब्लेज डेवलपमेंट जो प्लान बनाए जाएंगे उनकी ज़रूरतों के आधार पर, उनके पोटेंशियल्स के आधार पर, उनकी क्या एस्पिरेशंस है उसके आधार पर। इसके अलावा इसमें जो कन्वर्ज है इंडिविजुअल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स जो सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट के चल रहे हैं वह इसके अंतर्गत इसमें कन्वर्ज किए जाएंगे। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाइटल जो सेक्टर्स होते हैं आपके, जैसे हेल्थ है उनको मिलना चाहिए, एजुकेशन कनेक्टिविटी उनको मिलनी चाहिए, साथ ही साथ आजीविका के साधन उनको प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इंप्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है और इस स्कीम के अंतर्गत विजन रखा गया है कि जो आपके जो 8 सेक्टर्स हैं उसके अंतर्गत जो गैप्स हैं उनके बीच में जो अंतर है उसको कम किया जाए। तो 8 सेक्टर्स इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी जिसके अंतर्गत आपका मोबाइल एंड इंटरनेट, इसके अलावा स्कूल का लेवल, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, आंगनबाड़ी सेंटर्स हो, हेल्थ सब सेंटर्स हो। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम उनके लिए होना चाहिए और जो सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट जो सिस्टम है उनके लिए इस तरीके के 8 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसको इम्प्रूव किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके की जो ट्राइब है वह उस टर्म को डिफाइन नहीं करता। हालांकि जो 342 जो उसका आर्टिकल 342 है उसके अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब को इसमें यूज किया गया है इस टर्म को, लेकिन इन्होंने डिफाइन नहीं किया गया है कि ट्राइब्स कौन होती हैं। तो टर्म तो दी हुई है लेकिन उसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है इसमें जो पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से इनको नोटिफाई करता है इन ट्राइब्स को। साथ ही जो 5th शेड्यूल है जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वह प्रोवाइड कराता है कि ट्राइबल जो एडवाइजरी काउंसिल स्थापित की जाए स्टेट्स के अंतर्गत जो शेड्यूल एरिया है उसमें। 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो स्टेट्स आते हैं उनके अंतर्गत क्या स्थापित किया जाए? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कई सारे एजुकेशनल और जो कल्चरल सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं जिसमें 15(4) के अंतर्गत कहा गया है कि इनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि एडवांसमेंट ऑफ जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जिसके अंतर्गत STs भी शामिल हैं। 29 में जो बात की गई है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, तो जिसमें आपके STs भी शामिल हैं। 46 में जो बात की गई है DPSP के अंतर्गत कि वे प्रमोट करेंगे इनकी स्पेशल केयर्स को, इनकी एजुकेशन को, इनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, जो कि वीकर सेक्शंस हैं जो समाज के उनके लिए, जिसमें आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों आते हैं। साथ ही साथ जो 350 में जो बात की गई है कि उनको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस और जो स्क्रिप्ट उनकी लिपि होती है, कल्चर है, संस्कृति, उनको प्रोटेक्शन करने का उनको राइट है, तो इसके अंतर्गत SC ST के भी राइट इसमें शामिल हैं। 330 की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ जो सीट्स हैं लोकसभा के अंतर्गत STs की बेस के अंतर्गत शामिल हैं। 332 की बात करें तो ST की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंतर्गत रिजर्वेशन सीट शामिल है और 243 के अंतर्गत पंचायत के अंतर्गत इनका स्थान आरक्षित किया गया है। इसके अलावा अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड की बात करें इनके लिए तो आर्टिकल 275 के अंतर्गत जो ग्रांट्स देने की बात करता है, तो इसके अंतर्गत जो स्पेशल फंड प्रोवाइड कराया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके जो कल्याण के लिए कार्य किया जा सके विद द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित कुछ अदर इनिशिएटिव भी लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ट्राइफेड बनाया गया है। ट्राइफेड का मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1987 में और ये एक नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये एक नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये वर्क करती है। इसका जो मेन उद्देश्य है वह एक तरीके से जो वन धन विकास केंद्र जो ट्राइबल एरिया में विलेजेस के अंतर्गत उनको डेवलप किया जा रहा है, उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, तो वह इसके लिए प्रयास
करता है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है जो ट्राइबल स्कूल्स का, जो ट्राइबल जो स्कूल्स होते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स और जो आश्रम स्कूल्स हैं ट्राइबल्स के, तो इनको डिजिटलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो पीबीटीजीज का भी प्रावधान है, पीबीटीजीज जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो देबार कमेटी की सिफारिश पर इनको पीबीटीजीज में कन्वर्ट किया गया था, जो कि ट्राइबल समुदाय में भी काफ़ी वल्नरेबल स्थिति में ये समुदाय है। इनको अलग से आइडेंटिफाई इसलिए किया गया है जिससे जो सेंट्रल के द्वारा जो ट्राइबल के लिए जो फंड जाता है वह इनके लिए विशेष रूप से इनके लिए खर्च किया जा सके। और ये जो स्कीम है जो डेवलपमेंट ऑफ पीबीटीजीज के बारे में, और अभी हमारे जो देश में 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है जिसमें उन्होंने 95 करके उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट रॉन्ग करने की कोशिश की थी, तो ये 75 है। अगर आपको ये पता होता उसमें 75 तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कई सारी जो 75 पूरे देश के अंतर्गत हैं और उड़ीसा में ये सबसे ज़्यादा हैं पीबीटीजीज। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री बंधन योजना चल रही है ये संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव के अंतर्गत है जिसको मिशन बंधन भी कहा जाता है। इसमें जो इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में, जो प्राइम मिनिस्टर्स का इसके अंतर्गत एम है कि इस्टेब्लिश कर सके उनके लिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए एक सतत लाइवलीहुड आजीविका संबंधी उनके लिए तैयार की जा सके। इसके अलावा जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की हमने बात की, ये स्कीम है जो कि मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाते हैं ट्राइबल पीपल्स के लिए, और ये जो स्टार्ट किया गया था 1997-98 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इससे संबंधित आश्रम स्कूल्स भी ट्राइबल्स के लिए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ह्यूमन पैप्लेमा वायरस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ह्यूमन पैप्लेमा वायरस है ये मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शंस है जो आपका जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है उसके अंतर्गत, जो प्रजनन जो पथ होता है उसके लिए। इसके अलावा जो सेकंड है जो 100 जो वेराइटीज इसकी पाई जाती हैं, इसमें से जो 40 होती हैं वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की ये वेराइटीज होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया लॉन्च कर रहा है क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन को, जिसको सर्वावैक कहा जाएगा इन 2023 में, जो कि एक तरीके से जो नेशन वाइड जो इम्यूनाइजेशन जो ड्राइव चल रही है उसके अंतर्गत। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो ह्यूमन पैप्लेमा वायरस है ये मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शंस है जो कि आपकी जो प्रजनन पथ होता है, जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होती है उसके अंतर्गत ये वायरस इसको इफेक्ट करता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसकी लगभग 100 से ज़्यादा वेराइटीज पाई जाती हैं जिसमें से 40 लगभग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ये होते हैं, यानी कि यौन संचरित संक्रमण इनको कहा जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो सर्वावैक बनाई गई है भारत के द्वारा नहीं, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा, इसमें जो 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन ड्राइव के रूप में। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 and 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इंडिया लॉन्च करने वाला है क्वाड्रिवेलेंट जो वैक्सीन है जिसको सर्वावैक कहा जा रहा है इन 2023 में, और ये जो नेशन वाइड जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव है गर्ल्स के लिए जो एज जिनकी होती है 9 से 14, इसको डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इन द्वारा। साथ ही साथ जो सर्वावैक है ये ऑफर करता है, जो इसकी हमने वेराइटीज़ की बात की थी, तो ये 4 स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पैप्लोमा वायरस जो होते हैं जिसमें 16, 18, 6 और 11 इनकी जो स्ट्रेन्स के खिलाफ ये एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो ह्यूमन पैप्लोमा वायरस की अगर हम बात करें तो एक वायरल इन्फेक्शन है जो पास होता है बिटवीन द पीपल, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी ये पास होता है। साथ ही साथ ये आपकी इसके अंतर्गत 100 वेराइटीज हैं जो कि 40 से ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के द्वारा ये होती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि जेनाइटल बॉट्स आ जाते हैं, जो योनांग होते हैं उसके अंतर्गत, साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर्स भी इसके द्वारा हो सकता है।
2016 की बात करें तो सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीनेशन चलाया गया था। 97% गर्ल्स को वैक्सीनेट कर दिया गया है अगेंस्ट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अंतर्गत, और इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत भी इसको शामिल कर लिया गया है। अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो ये एक तरीके का टाइप ऑफ द कैंसर है जो हमारे शरीर में जो सर्विक्स जो सेल होती हैं उसके अंतर्गत ये पाया जाता है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस होता है। यूटेरस के नीचे ये सर्विक्स पाई जाती हैं, जो कि आपकी ये इसके अंतर्गत जो वजाइना को ये सर्विक्स कनेक्ट करते हैं। जो वेरियस स्ट्रेन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, तो ये एक रोल प्ले करते हैं जो मोस्ट सर्वाइकल कैंसर्स के लिए। इसके अलावा ये एक्सपोज जब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो इसका जो बॉडी का जो ह्यूमन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वह इसको रोकने का प्रयास करता है। लेकिन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल की बात करें तो उसमें ये वायरस एक तरीके से सर्वाइव करता रहता है कई सालों तक, जो कि इस तरीके की प्रोसेस के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल सेल्स को इफेक्ट करता है, जो कि एक तरीके से कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन की, जो सर्वाविक्स की, तो ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट 2 ऑफ द जो कैंसर हैं, जो कि स्ट्रेन आपकी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 के खिलाफ। ये सर्वारिक्स है, ये सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ है, और जो हमने बात की थी वो सर्वावैक है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको जो स्कीम को लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इन दिसंबर 2014। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया कमिटेड है कि 175 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी बना लेगा 2022 तक, जिसमें से 100 गीगावाट जो होगी सोलर पावर से होगी। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो स्कीम ये फैसिलिटेट करती है कि जो ग्रिड कनेक्शंस हैं सोलर पावर के, उसको स्पीड अप किया जाए, उसकी गति को तेज किया जाए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस है उसका लार्ज स्केल में किया जा सके। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये स्कीम को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लाया गया था इन 2014 में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया ने जो लक्ष्य रखा है वह 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें से 100 गीगावाट है वह आपका सोलर एनर्जी से है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये उसकी गति को, इंस्टॉलेशन की ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर की जो गति को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा, साथ ही साथ जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लार्ज स्केल पर बढ़ाया जा सके, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। अभी एक डेटा आया है कि ओनली 1/4 ऑफ द जो सैंक्शंस जो सोलर पावर जो प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं उसमें से 1/4 ही उसमें कार्यरत हो पा रहे हैं। अगर बात करें अंडर द स्कीम जिसकी हमने बात की, उसके अंतर्गत सोलर पार्क्स और जो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर जो प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत ये टोटल 57 सोलर पार्क्स इसके अंतर्गत कैपेसिटी जिनकी होनी है 39,285 मेगावाट, तो इसके अंतर्गत सैंक्शंस किए गए अंटिल नवंबर के अंत तक। लेकिन इसमें से केवल 10,000 जो 027 के मेगावाट के ही प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत कमीशन किए जा सके हैं इन पार्क्स में। इसके सामने इश्यूज वही हैं, आपके जो लैंड एक्विजिशंस में टाइटल क्लियर कराने में काफ़ी समस्या आ रही है। साथ ही साथ जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए दिया गया कि एक तरीके से जो पावर केबल्स हैं उसको अंडरग्राउंड किया जाए, जिससे कि कंपनी को इस तरीके के इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रुक गई थी कोविड के दौरान, तो उससे भी इसमें इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा इंडिया जो कमिटेड है कि वह इंस्टॉल करेगा 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक, जिसमें से 100 गीगावाट जो आना है वह सोलर पावर से आना है। लेकिन एज ऑफ अक्टूबर की बात करें 2022 की, तो 61 गीगावाट सोलर पावर ही हम इसमें इंस्टॉल कर पाए हैं, जो कि हमें कितने करना था 100 गीगावाट। इसके अलावा अदर इनिशिएटिव भी चलाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान जो महाअभियान है पीएम कुसुम के नाम से जाना जाता है, वह भी सरकार के द्वारा इसके लिए इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं सोलर एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए।
इसके अलावा अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा दिसंबर 2014 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि सोलर जो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलपर्स को इसमें फैसिलिटेट किया जाए, जिससे कि वे एक तरीके से प्लग एंड प्ले मॉडल पर इन प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर सकें। इसके अलावा जो स्कीम है फैसिलिटेट करती है जो स्पीड अप इंस्टॉलेशंस को, ग्रिड कनेक्शंस को सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लार्ज स्केल्स में बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से मदद करने का प्रयास करती है ये स्कीम। इसके अलावा इसमें जो सोलर पार्क्स हैं ये प्रोवाइड कराएंगे सुटेबल जो डेवलपमेंट है, उसके अंतर्गत सारे क्लियरेंस उसके उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए, वाटर एक्सेस, रोड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क इस स्कीम के अंतर्गत उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये हमने बात की स्कीम फॉर सोलर प्रोजेक्ट से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।